हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एस एग्जाम गुरुजी प्लेटफॉर्म पर। आज हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो तीसरी क्लास लेकर आए हैं। पिछली क्लास में जो हमने नेपोलियन बोनापार्ट को लेकर बात की, तो वहां पर नेपोलियन बोनापार्ट जो है कुछ नए सुधार लाता है और रूढ़िवाद का अंत करता है। लेकिन जैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट की हार हो जाती है, तो रूढ़िवादिता दोबारा से यूरोप के अंदर पनप जाती है, उत्पन्न हो जाती है, और बहुत सारी समस्याएं भी फ्रांस के अंदर देखने को मिलती हैं। तो रूढ़िवादिता से क्या हुआ कि रूढ़िवादिता आने पर फ्रांस के अंदर जो सुधार किए गए थे नेपोलियन के द्वारा, तो वो फिर से शुरू हो जाते हैं। वहां की जनता का शोषण होने लगता है और कहीं ना कहीं जाकर फ्रांस जो यूरोप के अन्य देश होते हैं उनके सामने जो हार मान लेता है और रूढ़िवादिता को वो अपनाने के लिए फिर से जो बाधित हो जाते हैं। तो उसका क्या प्रभाव पड़ा यूरोप में, फ्रांस के अंदर, तो आज उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, रूढ़िवादिता का अंत होने पर, यानी कि जब नेपोलियन की हार हो जाती है, तो नेपोलियन की हार होने के बाद क्या होता है ना, वहां पर जो ब्रिटेन, अगर बात करें हम, तो वहां पर एक वियना संधि की जाती है। कांग्रेस भी बोल सकते हैं इसको, वियना संधि बोल सकते हैं, और संधि का मतलब होता है समझौता भी हम इसको कह सकते हैं। तो 1815 की बात है, 1815 की बात है हमारी। तो वहां पर क्या है, यूरोप पर जो महाद्वीप है उसके अंदर कुछ देश होते हैं जैसे ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया। ये बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। फ्रांस को जो प्रेशराइज करके ये क्या करते हैं, एक समझौता कराने के लिए उसको विवश कर देते हैं, जिसको नाम देते हैं वियना समझौता, जिसको हम वियना संधि या वियना कांग्रेस के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर एक वियना संधि जब होती है, तो वियना संधि यानी कि समझौता होता है, तो इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं जिनका नाम है मैटरनिक। तो मैटरनिक जो होते हैं इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। ये ऑस्ट्रियन चांसलर होते हैं और इन्हीं के समय फ्रांस यानी यूरोप के अंदर 3 निर्णय लिए जाते हैं फ्रांस को लेकर कि फ्रांस की जो शासन व्यवस्था है किस प्रकार से चलेगी, फ्रांस के जो लोग हैं आगे किस प्रकार से जो शासन व्यवस्था को लेकर कार्य करेंगे। तो इन्हीं सभी पर जो चर्चा करते हुए 3 निर्णय लिए गए। तो वो हमारे निर्णय कौन कौन से थे, उन पर हम भली भांति देखते हैं। देखिएगा, फ्रांस की सीमा पर कई राज्य कायम कर दिए गए। यानी कि जब फ्रांस जो होता है कि फ्रांस की जब हार हो जाती है, तो फ्रांस का जो बॉर्डर यानी कि सीमा होती है वहां पर कई राज्य स्थापित कर दिए जाते हैं, जिससे कि भविष्य में फ्रांस अपना विस्तार न कर सके। यानी कि ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और आपका रूस, ये क्या करते हैं, शक्तिशाली राष्ट्र होते हैं यूरोप के अंदर, और ये फ्रांस को पूरी तरह से बाउंडेशन कर देते हैं कि ये किसी प्रकार से साम्राज्यवादी नीति को ना अपनाए, अपना विस्तार न करे, यानी कि उसका डेवलपमेंट वहां ही रुक जाए। इसी के लिए वो क्या करते हैं, वियना संधि कराते हैं, फ्रांस करने के लिए जो मजबूर हो जाता है। और यहाँ पर एक ऑस्ट्रियन चांसलर होते हैं जिनका नाम है मैटरनिक। तो 3 निर्णय यहाँ लिए जाते हैं कि फ्रांस पर क्या है कि वो अपना साम्राज्यवाद नहीं कर सकता, पहला निर्णय। दूसरा निर्णय कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो वहां पर बोर्बो वंश होता है, वहां की जो सत्ता को उसको बहाल कर दिया जाता है, यानी कि जो पुराना रूढ़िवादिता को अपनाता है दोबारा से उस वंश को लाया जाता है और कार्य करने शुरू हो जाते हैं। दूसरा जो वहां पर जो नेपोलियन के द्वारा जो गणतंत्र स्थापित किया गया था उसको खत्म कर दिया जाता है और उसके स्थान पर फिर से दोबारा से राजतंत्र की स्थापना की जाती है। अब जो हम वियना संधि की विशेषता के ऊपर जो चर्चा करेंगे, तो देखिएगा वियना संधि की विशेषताएं कि फ्रांस के अंदर क्या होता है कि जब वियना संधि यानी कि समझौता हो जाता है, तो उसकी कुछ विशेषताएं निकल कर आती हैं। तो उसके बारे में हम जो यहाँ चर्चा करेंगे, देखिएगा सबसे पहले कि वियना संधि की विशेषताएं, यानी कि पहला पॉइंट जो हमारा देखिएगा, फ्रांस में जो एक बुर्बो वंश राजवंश पाया जाता है, तो इस राजवंश को कायम करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है कि ये राजवंश जो हो, और इसकी दोबारा से जो पहले भी होता है और दोबारा से इसकी स्थापना की जाती है, यानी कि इसकी पूर्ण स्थापना की जाती है। दूसरी विशेषता अगर हम देखें, तो मुख्य इसका यानी कि मुख्य उद्देश्य क्या है कि फ्रांस में जो पहले रूढ़िवादी व्यवस्था होती है और वियना संधि जैसे होती है, तो एक विशेषता निकल के आती है कि नेपोलियन जो सुधार करता है फ्रांस के अंदर, तो उन सुधारों को कहीं ना कहीं समाप्त करने के लिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि रूढ़िवादिता को जन्म दिया जाता है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया और इस तरह से जो अन्य शक्तिशाली राष्ट्र हैं वो फ्रांस को कहीं ना कहीं पूरी तरह से बाधित करते हैं और रूढ़िवादी व्यवस्था वहां पर कायम करते हैं। अगर बात करें हम तीसरे पॉइंट पे,
तो फ्रांस में उन इलाकों पर आधिपत्य खो दिया जाता है जो नेपोलियन बोनापार्ट के समय जिन पर नेपोलियन द्वारा अधिकार किया गया था, कहीं ना कहीं फ्रांस उन पर अपना अधिकार खो देता है। ये विशेषता निकल के आती है। नेक्स्ट, फ्रांस की जो सीमा विस्तार होता है उस पर उसको रोक दिया जाता है और उसको रोकने के लिए नए नए राज्यों की स्थापना की जाती है। यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जो सपना देखा, जिसको उजागर किया, कहीं ना कहीं वो समाप्त हो जाता है और उन पर अधिकार कर ले आता है। इसी से प्रभावित होकर कुछ चीजें निकल के आती हैं। तो वियना संधि का क्या प्रभाव पड़ा, तो उस पर चर्चा करेंगे। देखिएगा, इन निर्णयों के कारण वहां पर जो क्रांतिकारी वर्ग का उदय होता है, यानी कि जो क्रांतिकारी वर्ग होता है वो कहीं ना कहीं चाहता है कि फ्रांस के अंदर जो है राजतंत्र को समाप्त किया जाए और दोबारा से जो गणतंत्र की स्थापना की जाए, यानी कि वो स्वतंत्रता लाना चाहता है। दूसरा, कि इनका जो मुख्य लक्ष्य है राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, यानी कि वो चाहते हैं कि सभी लोग आपस में बात करें, समझौता करें और कहीं ना कहीं राजतंत्र को समाप्त किया जाए। तो इसके लिए वो राष्ट्र प्रेम की भावना को उजागर करने के लिए नए नए तरीके अपनाते हैं और राष्ट्रवाद का निर्माण करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं वियना संधि का विरोध किया जा रहा है, तो ये एक प्रभाव ये भी निकल कर आता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी समझ में आई होगी। अगर समझ में आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो यहाँ आज आपने जो बच्चों यहाँ पर पढ़ा, तो देखिए हमने वियना संधि के बारे में यहाँ पर पढ़ा है। तो यहाँ पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहा, तो नेपोलियन, आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन है और उन्होंने कौन कौन से सुधार किए। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन बनेगा वो वियना संधि को लेकर बनेगा कि जो वियना संधि क्या है, उसकी क्या विशेषताएं और उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ओके बच्चों, आपको क्लास कैसी लगी? मैंने आपसे कहा था ना कि हम 1 अप्रैल से अपनी क्लास को कंटिन्यूटी आपके लिए लेकर आएंगे। और एक चीज और बताना चाहूंगा मैं कि हम आपको बिल्कुल कंटिन्यूटी रखेंगे अपने कंटेंट में। तो आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि ये आज हमारी सामाजिक विज्ञान की कक्षा 10 की तीसरी क्लास है और आप हर टॉपिक को अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलेंगे। आपको कहीं पर भी जो है ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हम ऐसा वादा करते हैं आपसे कि आपको पूरा का पूरा कंटेंट जो है हमारे इस YouTube चैनल पर मिलेगा, जिसे आप अपने नोट्स के माध्यम से अपनी कॉपी में संजो कर रख सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर अंक ला सकते हैं। और अगर आपको हमारे नितिन सर की क्लास अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। अगर कोई आपको समस्या है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप इसमें कमेंट में भी जरूर हमें लिखकर भेजें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ये कंटेंट आपके दोस्तों को पहुंच सके और हमें थोड़ी सी मदद मिल सके, आपकी पढ़ाई हो जाए और हमारा काम हो जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। आप हमारे साथ जो है जुड़ के अपनी तैयारी को बरकरार रखिएगा।